Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in this lecture I will tell you that how to enhance your vocabulary skills. तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी वोकेबलरी को एनहांस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी ज़रूरी क्यों है। जब भी आपने किसी से कम्युनिकेट करना होता है थ्रू लेटर्स, थ्रू ईमेल और इन पर्सनली आपने किसी से बात करनी होती है, तो यू नीड वर्ड्स। ज़रूरत होती है आपको लफ्ज़ों की, और उन लफ्ज़ों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना एक बड़ा एक यू कैन से कि एक फ़न होता है, ठीक है? और लेकिन आप उन वर्ड्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ कैसे कर सकते हो? जब आपको उन वर्ड्स के मीनिंग्स का, उनके इस्तेमाल का अच्छी तरह से पता हो। तो अगर आपको के पास इनफ वोकैब्युलरी नहीं है, आपके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा इतना नहीं है, और मोरओवर आप उनको इस्तेमाल करना नहीं जानते, उनके मीनिंग्स को अच्छी तरह से नहीं समझते, तो आप उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ नहीं कर सकते। सो अ, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपने किसी से अच्छी तरह कम्युनिकेट करना है, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होने के लिए आपकी वोकैब्युलरी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग अच्छी तरह से नहीं पता, आपके पास अच्छी वोकैब्युलरी नहीं है और आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, तो आपका मैसेज जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो मिसअंडरस्टूड हो सकता है, और मिसअंडरस्टूड मैसेज जो है वो डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करता, सुनने वाला आपको डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग वोकैब्युलरी का होना ज़रूरी होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कौन-सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी वोकैब्युलरी को एनहांस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग अ डिक्शनरी, मेकिंग वर्ड कार्ड्स, यूजिंग मेमोनिक्स एंड कॉन्टेक्स्ट क्लू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स डिक्शनरी को यूज़ करना। आप सब लोग फ़ैमिलियर हो डिक्शनरी के साथ। डिक्शनरी क्या होती है? जिसमें वर्ड्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद होता है, और दीज़ वर्ड्स आर गिवन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकली ये जो है वो वर्ड्स दिए होते हैं ए से स्टार्ट होकर ज़ी तक, अलिफ से स्टार्ट होकर ये तक। तो आपका जो रिकॉर्ड वर्ड होता है, आप उसको अल्फ़ाबेटिकली सर्च करते हो और देख लेते हो। लेकिन इसको इन वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है, अपनी वोकैब्युलरी को एनहांस करने के लिए डिक्शनरी को यूज़ कैसे करना है, वो हम इसमें देखेंगे। डिक्शनरी इम्प्रूव योर वोकैब्युलरी बाय प्रोवाइडिंग डेफिनिशन, वर्ड्स हिस्ट्री एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिक्शनरी ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। स्टूडेंट्स, डिक्शनरी में वर्ड्स के मीनिंग ही सिर्फ नहीं होते, बल्कि उसकी पूरी डिटेल होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये कौन सा पार्ट है। दूसरा ये कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, इस वर्ड को बोलना कैसे है, ठीक है? तो ये सारा कुछ इसमें इसकी इवन वर्ड की हिस्ट्री, उसकी एटमोलॉजी भी दी होती है कि ये वर्ड कैसे जनरेट हुआ है। तो डिटेल्स इसमें दी होती हैं। So students, but while using dictionary, follow these strategies. अब हम लोगों ने डिक्शनरी को यूज़ करते हुए जिन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है वो ये हैं। सबसे पहले तो ये कि हैव योर ओन डिक्शनरी। आपके पास अपनी डिक्शनरी होनी चाहिए, ताकि आपका जब कोई वर्ड कंफ्यूज करे कहीं पे भी, इवन आप अगर बस में भी हैं और वहाँ पे आप फ्री हैं और आपको कोई वर्ड कंफ्यूज कर रहा है, और अगर नहीं भी कर रहा, तो आप उसको डिक्शनरी को खोलें और कुछ वर्ड्स जो हैं वो उनको मेमोराइज करने की कोशिश करें, ताकि आप अपनी वोकैब्युलरी को एनहांस कर सकें। तो आपके पास एक पॉकेट साइज डिक्शनरी जो आपकी अपनी हो, वो हमेशा होनी चाहिए। दूसरा ये कि सर्कल द वर्ड्स यू लुक अप। जब आपने एक वर्ड को देख लिया है तो उसको सर्कल कर ले। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स कि जब आप नेक्स्ट किसी और वर्ड को सर्च करने के लिए आप डिक्शनरी को खोलेंगे, तो ऐसा होगा कि हो सकता है आपकी उस सर्कल्ड वर्ड पे नज़र पड़ जाए, तो आप उसको दोबारा से वो आपको रिमाइंड हो जाए और उस बेटर आप उसको मेमोराइज़ कर सको, ठीक है? तो रीड द एंटायर एंट्री फॉर द वर्ड यू लुक अप। तीसरी बात ये है कि आपने वर्ड का जब मीनिंग देखना है तो पहला ही मीनिंग देखकर नहीं छोड़ देना। को पता है स्टूडेंट्स के वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एक वर्ड अ वर्ड हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स। एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता। जैसे रेफरेंशियल मीनिंग्स भी होते हैं, कॉनोटेशनल होते हैं, डेनोटेशनल होते हैं। इसके अलावा जो है
डिक्शनरी में ये भी लिखा होता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में से कौन-सा वर्ड है, ये भी लिखा होता है कि इसको आपने प्रोनाउंस कैसे करना है, बहुत सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, तो आपने उसकी एंटायर एंट्री को पढ़ना है, वर्ड को सारी की उसकी सारी एंट्री को पढ़ना है कि इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है। तो इस तरह से आप जो है वो उसकी जो सारा जो डिटेल्स पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छी तरह से आप उस वर्ड को जो है वो यू कैन से कि मेमोराइज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स दूसरी स्ट्रेटेजी है यूजिंग मेमोनिक्स। मेमोनिक्स क्या होते हैं? मेमोनिक्स स्टूडेंट्स एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप क्या करते हो कि एक वर्ड जिसके साथ आप फेमिलियर नहीं हो उसको उस वर्ड से या उस किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से किसी ऐसी चीज़ से एसोसिएट करके उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो जिसके बारे में आप फेमिलियर हो। यानी कि एक लफ्ज़ जो मैं नहीं जानती इसका मीनिंग, तो मैं उसको उस लफ्ज़ से रिलेट करके याद करूँगी जिसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। A mnemonic is a device that helps you remember something by associating what you are trying to remember with something you already know. The mnemonic devices can be in many different forms: pattern of letters, ideas, pictures and images. Students, mnemonic devices सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं, ये पैटर्न भी हो सकते हैं कोई, और आइडियाज भी हो सकते हैं, पिक्चर्स और इमेजेस भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से रिलेट करके एसोसिएट करके आप अनफेमिलियर वर्ड्स को अपने लिए फेमिलियर कर सकते हो। एग्जाम्पल में देखें, द वर्ड एसिडस मीन इज हार्ड वर्किंग। एसिडस का मतलब जो होता है स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन ये वर्ड बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप इसके पहले तीन वर्ड्स जो ASS है इसको एसोसिएट करोगे इसके मीनिंग्स के साथ। एस का मतलब होता है डोंकी। तो donkey, you know very well that very hard working animal. It's a beast of burden. तो ये beast of burden है, बहुत सख्त मेहनत का काम करता है। तो इससे आप जब ये जहन में लाओगे एस का लफ्ज, तो आप एसिडस का मतलब जो है वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा। इस तरह से आप एक अनफेमिलियर वर्ड को एक फेमिलियर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरा जो टेक्निक है, दूसरी स्ट्रेटेजी है, वो है वर्ड कार्ड का इस्तेमाल। इसमें आप कुछ कार्ड्स बना लेते हो जिस पे आप स्टूडेंट लिख लेते हो वर्ड जो मुश्किल होता है, और उसकी बैक साइड पे आप लिख सकते हो उससे उसकी बाकी डिटेल्स। डिटेल्स में क्या होगा, उसके मीनिंग्स हो सकते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके मीनिंग, उसकी टाइप के वो क्या है, नाउन वर्ब एडजेक्टिव क्या है, वो सारा कुछ लिख सकते हो। इवन एक आप उसके साथ कोई तस्वीर भी बना सकते हो जो उससे मिलती हो, उससे रिलेट करती हो, ताकि आप उसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर सको। तो स्टूडेंट्स, वर्ड कार्ड मेकिंग में क्या है? वर्ड कार्ड्स आर स्मॉल कार्ड्स टू हेल्प यू रिमेंबर वर्ड्स। मेकिंग अ सेट ऑफ वर्ड कार्ड इज एन इजी वे टू रिवाइज वोकेबलरी। अब इनके लिए हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है? ऑन वन साइड यू राइट द वर्ड स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन एंड टाइप ऑफ वर्ड। एक साइड पे आपने क्या लिखना है? वर्ड लिखना है। वर्ड स्ट्रेस यानी कि प्रोनाउंसिएशन के इस लफ्ज को बोलना कैसे है, और उसकी टाइप भी लिख देनी है कि ये नाउन है, वर्ब है, क्या है। ठीक है, और दूसरी साइड पे राइट डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस और अ सेंटेंस विद द वर्ड इन। यू कुड ऑल्सो राइट अ ट्रांसलेशन और ड्रा अ पिक्चर। फिर दूसरी साइड पे आपने उसकी मीनिंग या डेफिनेशन या कोई ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें वो वर्ड मौजूद हो। इसके अलावा आप पिक्चर भी ड्रा कर सकते हो। तो फिर आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो स्टूडेंट, कि जब भी कभी ये वर्ड कार्ड्स आप अपने पॉकेट में रखो, अपने बैग में रखो, जहाँ कहीं आपको लगे कि आप फ्री हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग सफ़र कर रहे हो, बस में आप फ्री हो, तो आप ऐसा करो कि आप वर्ड कार्ड को निकालो, उस वर्ड को देखो, याद करो, और उसकी बैक साइड पे उसकी सारी चीज़ों को, डेफिनेशन को, एक्सप्लेनेशन को देखो। ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी मेमोरी को चेक करने का भी तरीका है कि आप नेक्स्ट टाइम आप कभी फिर उस वर्ड कार्ड को निकालो और आप उसकी बैक साइड को देखो जिस पे आपने उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। उन डिटेल्स को देख के आप मेमोराइज करो, याद करने की कोशिश करो, रिमेंबर करने की कोशिश करो कि ये वर्ड क्या हो सकता है। तो अगर तो आप उस वर्ड को रिमेंबर कर सकते हो इन डिटेल्स के थ्रू, तो इसका मतलब है कि आपके वर्ड कार्ड की स्ट्रेटेजी जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। इस तरह से आप वर्ड कार्ड के ज़रिए जो है अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो लास्ट है टेक्निक है आती, वो है कॉन्टेक्स्ट क्लू टेक्निक।
स्टूडेंट्स, कंटेक्स्ट क्लू क्या होता है? असल में जब कोई एक राइटर टेक्स्ट लिखता है तो उसमें काफ़ी मुश्किल वर्ड्स यूज़ होते हैं। लिटरेरी जो यू कैन से राइटिंग्स होती हैं उसमें तो काफ़ी मुश्किल वर्ड्स यूज़ होते हैं। लेकिन उन मुश्किल वर्ड्स का उसी टेक्स्ट के अंदर जवाब होता है। उसी टेक्स्ट के अंदर से कुछ क्लूज़ ऐसे होते हैं जिनको आप कंसीडर करते हुए उन अनफ़ेमिलियर और उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप जज कर सकते हो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। हो सकता है आप डायरेक्ट मीनिंग उसके एग्ज़ैक्ट मीनिंग तक ना पहुँच सको, लेकिन उसके पास-पास आप जो है ना उसको जज कर लेते हो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो ये भी एक वोकैब्युलरी को एनहांस करने की टेक्नीक है। स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट क्लूज़ आर हिंट्स इन द पैसेज, पैराग्राफ और इंडिविजुअल सेंटेंस that, if considered, can tell you the meaning of a word you are not familiar with. Sometimes even the title of a piece or the illustration that comes with it offer context clue. Sometimes जो ऐसा होता है कि उस मुश्किल वर्ड के साथ उसकी इलस्ट्रेशन दी होती है, उसकी डायग्राम भी दी होती है, तो उसको भी देख के आप जो जज कर सकते हो वो भी एक कॉन्टेक्स्ट क्लू के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। These clues help us decipher the meaning of unfamiliar word. तो इस इन क्लूज के थ्रू हम इस तरह से मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग को डिसाइफर करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट क्लू जो टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, उसमें जो लेवल्स आते हैं उनमें सबसे पहला लेवल तो सिनोनिम लेवल है, ठीक है। सिनोनिम और रीस्टेटमेंट क्लू, उसमें आप क्या करते हो स्टूडेंट्स के जो राइटर होता है उसने एक मुश्किल वर्ड के साथ उसको रीस्टेट किया होता है। उसको ईज़ी वर्डिंग में उसका आगे उसका सिनोनिम दिया होता है। तो इसमें टेक्नीक ये वो ये यूज़ करते हैं कि एक दफ़ा जो है वो मुश्किल वर्ड यूज़ करते हैं और अगली दफ़ा जो है वो उसको रीस्टेट करते हुए ईज़ी वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम उस ईज़ी वर्ड के थ्रू उस मुश्किल वर्ड के मीनिंग को जज कर सकते हैं। When an author uses the type of clue, he or she will say the same thing twice, once with a more difficult word and then again in a more simple way, often right in the same sentences. For example, our example है Michael was very loquacious, he really loved to talk. अब loquacious का मतलब स्टूडेंट्स थोड़ा मुश्किल है, अनफेमिलियर सा वर्ड है। तो लेकिन इसके आगे जो उन्होंने रीस्टेट किया हुआ है वर्ड को अपनी स्टेटमेंट को कि ही रियली लव टू टॉक, तो इससे हम लोग इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि लोकेशियस का मतलब जो है वो टॉकेटिव हो सकता है। लव टू टॉक, बात करना वही पसंद करता है जो बातूनी होता है, जो टॉकेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग इजी स्टेटमेंट के थ्रू जो है हम इजी सिनोनिम के थ्रू हम उसके मुश्किल वर्ड तक पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह सिनोनिम की टेक्निक है इसी तरह एंटोनिम और कंट्रास्ट क्लू की भी है कि समटाइम्स ऑथर्स जो है, राइटर्स जो है वो कुछ ऐसा मुश्किल वर्ड यूज़ करते हैं और साथ ही उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसका कंट्रास्ट दे देते हैं और वो जो कंट्रास्ट होता है वो इजी होता है। तो उस इजी कंट्रास्ट के थ्रू हम उस मुश्किल वर्ड के मीनिंग्स को जज कर सकते हैं। These types of context clues give us hints to the meaning of word by telling us what they are not. Often the word but is included in the sentences to tell us that an opposite thought is about to be presented. For example, अब हम इसकी example देखते हैं स्टूडेंट्स। It was your duplicity that caused me to break up with you. ये तुम्हारी डुप्लिसिटी थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया। हैड यू बीन ऑनेस्ट, अगर तुम ऑनेस्ट होते, आई वुड नॉट हैव फेल्ट द नीड, तो मुझे इसकी ज़रूरत महसूस ना होती। अब हम लोग देखें डुप्लिसिटी जो है वो थोड़ा अनफेमिलियर वर्ड होगा स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ऑनेस्ट तो एक छोटे छोटे बच्चों के लिए भी फेमिलियर वर्ड है। तो हम लोग इस ऑनेस्ट, अगर हम इस सेंटेंस की स्टेटमेंट पे गौर करें तो हमें पता चलेगा जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है उससे जो है, जो पिछला पार्ट है वो डेफिनेटली जो उससे ऑपोजिट होगा। ठीक है। तो हम लोग ऑनेस्ट का ऑपोजिट उसमें डुप्लिसिटी को हम मुनाफ़िकत कह सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियलिटी कह सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक हम लोग इजी वर्ड के थ्रू हम मुश्किल वर्ड को जज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो तीसरा लेवल इसमें आता है कॉन्टेक्स्ट क्लू में, वो डेफिनेशन लेवल होता है, एक्सप्लेनेशन लेवल होता है। उसमें क्या किया जाता है कि जो ऑथर स्टेटमेंट देता है उसमें अगर कोई मुश्किल वर्ड्स यूज़ करता है तो उसको साथ ही एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता है इजी वर्ड्स में। तो उस एक्सप्लेनेशन के ज़रिए या उस डेफिनेशन के ज़रिए हम उस वर्ड के मीनिंग्स तक पहुँचते हैं। An unknown word is explained within that sentence or in the sentence immediately after.
जो अननोन वर्ड होता है उसको उसी सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दिया जाता है या फिर उसके बाद फौरी बाद आने वाले सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, on Friday, we visited the Arboretum, a garden dedicated to the exhibition of trees and plants. अब arboretum का मतलब स्टूडेंट्स फेमिलियर नहीं है, लेकिन आगे उन्होंने इसको उसकी जो है वो डेफिनेशन दे दी हुई है कि ऐसा गार्डन जहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज की एग्जीबिशन होती है, बॉटम उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम उर्दू में बोलेंगे तो बॉटम बोलेंगे स्टूडेंट्स, और जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो arboretum बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट क्लू। स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया जाता है कि ऑथर जब कोई मुश्किल वर्ड यूज़ करता है, राइटर जब कोई मुश्किल स्टेटमेंट देता है, तो फिर उसके साथ उसकी कुछ एग्जांपल्स दे देता है जिससे हम क्लू निकाल सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, द टेक्स्ट प्रोवाइड वन और मोर एग्जांपल्स यूज्ड टू डिफाइन द टर्म। For example, the teachers were able to observe several crustaceans, including crab, lobsters, and shrimps. अब crustaceans का मतलब जो है वो familiar नहीं है, इसका मीनिंग कॉमन नहीं है लोगों के माइंड में। तो लेकिन जो इंक्लूडिंग क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड श्रिम्प्स की बात आती है तो हमें पता है ये झींगे और केकड़े वगैरह सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं और एक्वेटिक हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स का जो ग्रुप है उसको क्रिस्टेशियंस कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है इस एग्जांपल्स के थ्रू हम क्रिस्टेशियंस तक पहुंच गए, जो कि मुश्किल वर्ड है। दिस इज हाउ स्टूडेंट्स कि आप जो कंटेक्स्ट क्लू यूज करते हुए कैसे अपनी वोकेबलरी को इन्हांस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था सारा वोकेबलरी बिल्डिंग टेक्निक का लेसन। तो नेक्स्ट लेसन के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा जो है आप क्या करें कि अपनी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वेट करें अगले लेक्चर तक के लिए। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।